नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के आदेश की। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग का नया फरमान आया है, जिस फरमान के बाद से हलचल तेज हो गई है, हंगामा बरपा है। अब वो आदेश कौन सा है, वो फरमान कौन सा है, इस वीडियो में हम उसका भी जिक्र करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते दिन की भी। आपको मालूम है कि बीते दिन पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसमें आपने देखा कि पुलिस को आखिरकार बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। देखिए, इस वीडियो में हम बात तिरहुत स्नातक क्षेत्र में होने वाले एमएलसी उपचुनाव की भी करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा खेल हो रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे 23 नवंबर का भी। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर 23 नवंबर को होगा क्या, बाजी कौन मारेगा और फुस कौन हो जाएगा। और अंत में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की भी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया जी, सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि शिक्षा विभाग का एक नया आदेश आया है, जिसके बाद से हड़कंप मच गई है। वो आदेश क्या है रवि जी? देखिए, पिछले दिनों जो शिक्षा विभाग के एससीएस हैं, एस सिद्धार्थ, उन्होंने शिक्षकों के साथ संवाद किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक, जी सरकारी जी। स्कूल में जो पढ़ाते हैं, जो उनके दायरे में, शिक्षा विभाग के दायरे में ऐसे तो सब है, लेकिन और माने डायरेक्टली देखिएगा, कहीं ना कहीं आप सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो पहली बात की वो पाबंदी लगा दी है जी। कि अब जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वह प्राइवेट कोचिंग में या प्राइवेट कोचिंग में। हाँ, जी। प्राइवेट कोचिंग में या अन्य जगहों पर जो इस हम्म। तरीके से स्कूल अवधि में जो होता है वो पढ़ाते थे, या ऐसे कहा दिया जाए कि अब आप प्राइवेट कोचिंग में नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षक अब सरकारी स्कूल के शिक्षक अब प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाएंगे। बड़ा आदेश जारी हो गया है। बिल्कुल, स्कूल टाइमिंग में जो जी। स्कूल का जो टाइमिंग होता है, मान लीजिए जो भी 10 से 5, 9 से 5, 9 से 4, जो भी टाइमिंग है, उस अवधि में आपको नहीं जाना है कहीं इधर-उधर पढ़ने हम्म। पढ़ाने कोचिंग में। नंबर 1। नंबर 2 बात, साथ में यह भी हिदायत जी। दी है कि रील नहीं बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी, जैसे होता जी। है ना कि वो स्कूल में बैठ करके किसी हाँ, काम को लेके गॉसिप कर रहे हैं या कोई बातचीत हो, रील बना दिया, रील बना रहे अपलोड कर हैं। दिया, हाँ, वो लाइक कर लो, फॉलो कर लो। वो जी। नहीं, वो नहीं वो करना नहीं है। करना हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। रील भी शिक्षकों को स्कूल में नहीं बनाना है। इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी बात कह दी है। जी। इतनी ही बात नहीं है, इसके अलावा छात्रों को भी वह उन्होंने छात्रों को भी हाँ, हिदायत दी है। हिदायत दी है कि वह स्कूल टाइम में हम्म। आपको प्राइवेट कोचिंग में नहीं जाना है। नहीं जाना है। प्राइवेट कोचिंग, जो कोचिंग संस्थान है, उसको ड्यूरिंग जब स्कूल का पीरियड होगा, हम्म। वो उस दरमियान आपको नहीं जाना। जिस तरह से शिक्षकों को हिदायत दी है कि आपको नहीं जाना है, पढ़ाने ही नहीं जाना है, तो जी। वैसे छात्रों को भी कहा है कि आपको भी स्कूल अवधि में, स्कूल का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आपको कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना है। जी। हालांकि कोचिंग संस्थानों के माने जो स्कूल टाइमिंग हम्म। के बाद वह जाने की बात कही है कि आप जा सकते हैं, लेकिन उस ठीक है। अवधि में आप नहीं जाइएगा। उस अवधि में आपको नहीं जाना है, यानी कि बड़ा आदेश जारी हो गया। और साथ में शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने ये भी कहा है कि अगर आदेश माना नहीं गया तो फिर कार्रवाई होगी। देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। उसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से हम कहें तो वो इंटरनली यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे कौन-कौन शिक्षक हैं जो इस सरकार के इस आदेश इसको नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए भी अब कहीं न कहीं उनकी टीम देखिएगा कि ऑल ऑफ अ सडन धावा मारेगी। धावा मारेगी। हाँ, रेड होगी, हाँ, छापा मारा जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब होगा और उसमें जी। आप देखिएगा कि अब धीरे-धीरे यह जो
निजी कोचिंग संस्थान में हम्म कुकुरमुत्ते की तरह जो खुले हुए थे, उस हम्म पर भी आपको रोक लगती हुई दिखाई पड़ेगी, हम्म क्योंकि ये इधर भी पढ़ाते थे शिक्षक, और बिल्कुल। अप टू द मार्क जो पढ़ाई करने की बात हम्म आती है वह कहीं ना कहीं जो सरकार, हड़बड़ाहट में रहते थे, हाँ हड़बड़ा, जल्दबाजी में रहते बिल्कुल, थे। तो वो भाग करके, या ऐसे कहा जाए कि वो निजी कोचिंग जी। संस्थानों में जाकर के बेस्ट अपना टाइम देते थे, हम्म तो वो ऐसे में बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाता था। नहीं हो तो पाता था। ये कहीं ना कहीं सरकार को, शिक्षा विभाग को, इस सिद्धार्थ को लगा, और इसी पर जो है सो नकेल कसा गया है। इस पर नकेल कसी गई है, बड़ा आदेश जारी हो चुका है। तो चलिए अब हम बात करेंगे पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च की। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी, इतनी बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को आखिरकार बल का प्रयोग भी करना पड़ा था, रवि जी। देखिए, निश्चित रूप से बीते दिन आपको हम्म पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह निश्चित रूप से यह पहली बार टीजर लॉन्च हुआ है, पहली बार, ये फर्स्ट टाइम। ट्रेलर जी। लॉन्च हुआ है, और यह माने आपको देखिए, बिहार में भोजपुरी का भी इतना बोलबाला है, या हम्म जो भी उस पर चर्चाएं होती हैं कि अश्लीलता या वगैरह वगैरह जो भी है, बिल्कुल। बावजूद इसके आज तक उसका टीजर इतने बड़े पैमाने पर लॉन्च, पहली बार जो है सो किसी हम्म बड़े फिल्म की, बिल्कुल। वो पुष्पा टू वो की, भी पुष्पा टू, वो भी पुष्पा टू का ट्रेलर बिल्कुल लॉन्च। जी। अल्लू अल्लू अर्जुन अर्जुन जी। और रश्मिका मंदाना, बिल्कुल। ये हीरो हीरोइन है उस फिल्म के, पुष्पा टू के। पुष्पा वन भी रिलीज हुआ था, किस तरीके से हम्म देखा गया था, ऐतिहासिक ये क्षण था पटना के लिए, और बड़ी संख्या में लोग, युवा उसमें आपको हम्म देखिए देखने को मिला, और भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई जी थी जी कि जी। पुलिस को निश्चित रूप से विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से वॉच टॉवर पर लोग चढ़ गए थे। हम्म उस पर लोग चढ़ करके झूलते हुए नज़र आए। बिल्कुल जी। जिसको जहाँ जगह मिला वो पूरी तरह से वो वो वहां पर मुस्तैद हो गया, मुस्तैद हो गया, और उस तस्वीर को अपनी आंखों में, अपनी जेहन में कैद करने की कवायद कैद में। करने की तो ये कवायद सब थी। जी। दिखाई पड़ी, और पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी उस दरमियान, यह भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है, यानी कि एक बार फिर से अपने बिहार ने, अपने पटना ने इतिहास रच दिया है। देखिए अब हम बात करेंगे तिरहुत स्नातक क्षेत्र में होने वाले एमएलसी चुनाव की। इसको लेकर के क्या कुछ खबर है आपके देखिए, पास? निश्चित रूप से तिरहुत स्नातक जो हम्म निर्वाचन क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं, हम्म चुनाव नहीं उपचुनाव, उपचुनाव, ये बिल्कुल जी। उपचुनाव इस लिहाज से कि देवेश चंद्र ठाकुर जो इस सीट पर लंबे समय से बिल्कुल। विधान परिषद के सदस्य चुने जाते रहे, हम्म वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, काबिज थे इस सीट हाँ, पर, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रतिष्ठा है दांव पर। बिल्कुल, तो वो जी। निश्चित रूप से जेडीयू की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है, हम्म क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर की यह सीट थी, और वह सांसद चुन लिए गए, इसी के कारण इस सीट पर जो रिक्त हुआ उसी पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ से इस उपचुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार हैं। ये हम्म जेडीयू की ओर से अभिषेक झा, जो हम्म प्रखर जो है सो प्रवक्ता माने जाते बिल्कुल हैं जेडीयू बिल्कुल के, जी। वह उम्मीदवार हैं। हम्म उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसमें गोपी कृष्ण उम्मीदवार हैं। हम्म उसी तरह से जन सुराज से डॉक्टर विनायक गौतम उम्मीदवार उम्मीदवार हैं, हैं, बिल्कुल। और उसी तरह से निर्दलीय राकेश रोशन उम्मीदवार हैं। जो कुछ वक्त पहले एलजेपीआर के पार्ट हाँ, थे। जी। चिराग पासवान की पार्टी के वो हम्म पार्ट एंड पार्सल थे, और बिल्कुल। वो आईटी सेल के इंचार्ज थे, उपाध्यक्ष थे वो, हम्म और वो वहां पर, तो यह जो चार जो प्रमुख अभी दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं, जी। ऐसे तो कई सारे दावेदार हैं। सीतामढ़ी से ही एक मुखिया की बात आ रही है, तो यह सब कई दावेदार, लेकिन आपको यह लड़ाई यहाँ जी। पर ये चार दिखाई पड़ रही है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये समझने वाली समरीन ये बात है कि यह आम चुनाव विधानसभा या लोकसभा का नहीं है। बिल्कुल। इसका जो वोट होता है, टेक्निकल वोट होता है। जी। टेक्निकल में आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल वोट होता है, वरीयता का वोट होता है। अगर आपको 1 2 3 लिखना पड़ता है, हर कैंडिडेट के नाम के सामने आपको वहीं पर कलम मिला दिया जाएगा, उसी कलम से 1 2 3 4 लिखा जाएगा, तो आप वरीयता का वोट काउंट होता है। तो ऐसा नहीं मुगालते में रहना जी। चाहिए कि किसी को वरीयता का 1 नंबर का वोट मिल गया तो वह जीत गए। अगर सेकंड प्रेफरेंस वोट भी अगर यदि मिल रहा है, तो यह भी काउंट होता है। यह
बहुत मायने रखता है, थर्ड प्रेफरेंस वोट भी काउंट मायने रखता है। इसलिए इस बात यह जो लड़ाई होगी, यह जो चुनाव है, उपचुनाव, यह बहुत ही मजेदार होगा। और इसका तो डेट भी आपने शायद 5 दिसंबर को ये इसका वोटिंग है इसकी। तो यह देखने वाली बात होगी कि अब जेडीयू अपनी प्रतिष्ठा इस सीट पर बचा पाती है कि नहीं, कि अब यहाँ पर जो जिस तरीके से बहुत समीकरण बदलता हुआ, तेजी से बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कसम कस वाली लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है रवि जी कि यहाँ पर खेला भी हो सकता है। खेले का जिक्र क्यों हो रहा है? देखिए, यहाँ पर खेले का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जो कैंडिडेट हैं, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं राकेश रोशन की, तो यह कहीं ना कहीं यह भी एक मजबूत पहलवान है, मजबूत पहलवान है और निश्चित रूप से, और जिस तरीके से यह आए हैं, जिस दल लगता है पटखनी दे देंगे। नहीं, अब पटखनी देंगे कि नहीं देंगे यह अलग विषय है, लेकिन सब आप देखिए, गोपी कृष्ण भी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, वह भी मजबूत हैं, अभिषेक झा भी मजबूत हैं, वो क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर का इनको जो वहाँ के विनायक गौतम भी, डॉक्टर विनायक गौतम, उनके पिताश्री भी एक्स MLC रहे हैं। तो यह लड़ाई आशीर्वाद है प्रशांत किशोर का आशीर्वाद है, और जनसुराज का जब आशीर्वाद होता है तो पेच फंसता हुआ दिखता है। इससे भी आप इत्तेफाक रखिए, पेच फंसता हुआ दिखता है, यानी कि तड़का लगता हुआ दिखाई देता है। अभी देखिए, आप उपचुनाव में आपने देखा, बिल्कुल देखा। अब हम उसी का जिक्र भी करेंगे रवि जी। अब हम जिक्र करेंगे कि 23 नवंबर को क्या लगता है परिणाम, नतीजे, रिजल्ट किसके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, 23 नवंबर की बात आ रही है, उस दिन आपको यह बहुत अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि बेलागंज में क्या होगा, रामगढ़ में क्या होगा, तरारी में क्या होगा, इमामगंज में, क्योंकि चुनाव प्रचार के दरमियान देखा गया किस तरीके से हर दल में बेचैनी बनी हुई थी, या वो इंडिया हो या एनडीए हो। क्यों बनी हुई थी? जनसुराज। वही हम कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए, जनसुराज ने ऐसा खेल खेला है कि हर सीट पर कुछ न कुछ गड़बड़ी करता हुआ दिखाई पड़ा आपको। तो ये परेशानी का सबब है, और हर माने कास्ट कॉम्बिनेशन को हम लोग कहें, अगर यदि इस चुनाव में, इस उपचुनाव में विधानसभा के 4 सीट पर, तो वो जनसुराज ने सबको झोल झाल कर दिया है। ये एक बड़ी बात है, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। तो ये आप किसी भी सीट पर एश्योरेंस के साथ, आप पूरी प्रमुखता के साथ नहीं कह सकते कि फलना वो सीट इस पार्टी के पाले में जाएगी, क्योंकि जनसुराज ने तमाम का समीकरण बिगाड़ दिया है, अपनी बिसात ही बिछा कर रख दिए है, बाकियों का खेल खराब कर दिया है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और सीधा पूछेंगे, क्या लगता है आपको, क्या इस बार के उपचुनाव में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, क्या उसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता खुलेगा? देखिए, अब खाता खुलेगा तो हम लोग तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, लेकिन फीडबैक आपको भी मिल रहा है। फीडबैक तो मिल रहा है कि जिस तरीके से खेल झोल झाल हुआ है, बेलागंज में ही देखिए कितना माने कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लालू जी स्वयं पहुंच गए, तेजस्वी ने कैंप कर लिया, उसामा शाह पहुंच गए। वही तो कह रहे हैं कि ये जो वहां पर एनडीए तो पहुंचा ही हुआ था। तो वही कह रहे हैं कि वहां पर जो खेल हुआ, जिस तरीके से इमामगंज में जो आपको एकमात्र सीट ही एनडीए के पाले में थी, वहां पर भी आप पूरी मजबूती के साथ नहीं कह सकते कि वह सीट हम रिटेन कर पाएंगे। तो ये स्थिति है। और 3 अब 4 में तो उपचुनाव हुए, 3 पर आपको महागठबंधन के पास था, और एक ही आपको इमामगंज था। लेकिन अब आप देखिए कि हर सीट पर कुछ न कुछ है। जनसुराज का खाता खुलेगा या नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, जनसुराज का खाता खुलने की स्थिति में तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ, ये बात है कि हर सीट पर कसम कस लड़ाई आपको जनसुराज ने दिया है। तो कहीं उलट फेर अगर यदि होगा तो जनसुराज तो अतिशोक्ति नहीं होगी, अतिशोक्ति। तो चलिए, अब हम जिक्र करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का। क्यों हंगामा हो रहा है इसको लेकर के अब भी? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग सब लोग चाह रहे हैं कि अपने प्रमंडल, अपने अनुमंडल में रहना, तो यह गृह जिला सब चाह रहे हैं, गृह जिला जो कि मिलेगा नहीं। अब देखिए, अब सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, वह गृह जिले पर उनका जो बयान पिछले दिनों था, वो कि पुलिस में गृह जिला नहीं दिया जाता। बिल्कुल। तो
तो शिक्षक और पुलिस दोनों में अंतर होता है। हम्म तो शिक्षकों पुलिस को बैरक की सुविधा मिलती है। हम्म। तो यह बात, और उनको वर्दी भत्ता, तुम फलना भत्ता, शिक्षकों को तो वह भत्ता नहीं है, वर्दी भत्ता हम्म। नहीं है, ना उनको आवासीय सुविधा है। जी। आप जहां पर भी जाइएगा तो आपको आवास की सुविधा लेनी पड़ेगी, हम्म उसके लिए रेंट आउट करना पड़ेगा। तो यह देखिए, कुछ न कुछ मामले में आपको आप सहानुभूति रखनी पड़ेगी, कुछ न हम्म। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी सरकार को। जी जी और नहीं तो शिक्षक और शिक्षक संघ जी। जिस तरीके से सड़क पर उतरने के लिए आतुर हैं, और ऐसे माध्यमिक शिक्षक संघ ने तो अलबत्ता घोषणा भी कर रखी है कि हम जो है सो अब सड़क पर उतरेंगे और धरना बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल तो जी। ये बिहार विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, जो ऐसे कि हंगामेदार होने जा रहा है। हंगामेदार होगा। और शिक्षक के इशू पर मुखरता के साथ आप देखिएगा, दलगत भावना से ऊपर उठकर विधान परिषद जो अपर हाउस है उसमें बात होती है। तो बिल्कुल। इस बार भी आपको, विधानसभा में भी खूब हल्ला हंगामा होता हाँ, है। तो ये जो है सो इतनी बात आप तय मानिए जी। कि विधानमंडल का जब सत्र चलेगा तो हम्म। शिक्षकों के तमाम मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, उठाए जाएंगे वहां उठाए पर। जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सीएस का जो मामला है कि अब हम्म शिक्षक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम्म। तो यह भी मामला देखिए कहीं ना कहीं आपको फंसता हुआ दिखाई चलिए पड़ेगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।